ना हम सफ़र ना किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगा। तो तात्पर्य ये है कि सफलता आपकी है तो मेहनत भी आप ही को करनी है। देखिए, वर्दी का जुनून जो आपने पाला है, उस जुनून को अपने लक्ष्य में बदलने के लिए, वर्दी पाने के लिए मेहनत आपको करनी होगी। और आपकी इस मेहनत को थोड़ा आसान बनाने के लिए उमंग क्लासेस जी के पेपर मैं मनीष सर आपके लिए खाकी सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें अब तक हम लोगों ने 4 क्लासेस देख चुकी हैं। अलग अलग सीरीज के पॉलिटी क्वेश्चन देखे, मूल विधि का एक पार्ट देखा, इसके अतिरिक्त यूपी कांस्टेबल का एक पूरा पेपर देखा, और साथ ही साथ जो है यूपी स्पेशल जो कि यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई और लेखपाल सबके लिए महत्वपूर्ण है, वो भी देखा। आज के सेशन में क्या लेके आए हैं? आज के सेशन में समझिए, आपके ये मूल विधि के 8/8 को, यानी 8 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन, यानी 8/8 को पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए इससे जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको हम महत्वपूर्ण वाद या न्यायिक निर्णय के रूप में जानते हैं, उसे आज के सेशन में देखा जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा। ठीक, जो लोग भी देख रहे हैं, आपके मित्र बहुत सारे बंधु होंगे जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी भेजिएगा। ठीक, कि महत्वपूर्ण वाद जितने भी पूछे जा चुके हैं, पूछे जाने की संभावना रखते हैं, और जो महत्वपूर्ण हैं उन सभी की चर्चा आज के सेशन में किया जाएगा। तो चलिए जरा देखते हैं आज के सेशन का पहला सवाल क्या कह रहा है। तो आज के सेशन का पहला सवाल है कि के मामले में, यानी किसके मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। ठीक है, कह रहा कौन से मामले में? ऑप्शन दे रहा है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। तो सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन की जब बात करता है तो इसे याद रखिए, सुनील बत्रा केस जो है किससे जुड़ा हुआ है? बंदी प्रत्यक्षीकरण से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो सवाल आएगा, अगर सुनील बत्रा का संबंध, ठीक है, तो आपको अनुच्छेद 32 में 5 रिट होते हैं, उससे जुड़ा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मामला क्या था? सुनील बत्रा की जब बात करते हैं तो एक सजा, यानी कि मृत्युदंड, फांसी की सजा याफ्ता कैदी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा, और पत्र में लिखता है कि यहाँ एक दूसरे कैदी के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है और उसके परिजनों को मिलने के लिए उससे रिश्वत ली गई। ठीक है, इस मामले की सुनवाई हुई और इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला सामने आया, सुनील बत्रा। लेकिन यहाँ पे पूछा समतावादी सामाजिक संस्थान। मेनका गांधी की बात करते हैं तो अनुच्छेद 21 से जुड़ा है, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा है। लेकिन जब पूछा है समतावादी सामाजिक व्यवस्था की बात, तो समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। कौन सा? समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। सही जवाब क्या है? तो क्या था मामला? समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में न्यायालय ने यह वर्डिक्ट दिया, यह निर्णय दिया कि खनन उद्देश्यों के लिए आदिवासी भूमि को संरक्षित करना, आदिवासी भूमि का अधिग्रहण करना संविधान के 5वीं अनुसूची का उल्लंघन है। यानी कि यह किससे जुड़ गया? 5वीं अनुसूची से। तो ये ऐसे भी सवाल आते हैं कि फलावाद का संबंध संविधान में किस भाग से है या किस पार्ट से है? तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो गया? कौन से मामले में समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया है? तो समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। कौन सा मामला? समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का मामला है जो इससे जुड़ा हुआ है। तो पहले प्रश्न का जवाब हो गया ऑप्शन सी हो गया। क्या हो गया? सी। अब देखिए, एक प्रश्न रहा, 3 वाद देख लिया। एक प्रश्न में कितने वाद हम लोगों ने देख लिया? 3 वाद। ऐसा ही और भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? परम दायित्व की अवधारणा को कौन से मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया? ये किसकी बात कर रहा है? परम दायित्व। ठीक है, तो एक वाद जिसको हम कहते हैं ओलियम गैस लीक वाद। क्या कहा जाता है? ओलियम गैस लीक, ठीक, वाद के नाम से जाना जाता है। कौन सा वाद? बहुत ही महत्वपूर्ण केस, एमसी मेहता बनाम भारत संघ। कौन सा? एमसी मेहता बनाम भारत संघ, जो कि 1986 से क्या रहा? संबंधित रहा। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के बाद जो है, ठीक, जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, उसने दायित्व लेने से मना कर दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक निर्णय दिया था। ठीक है, यदि किसी भी खतरनाक जहरीली गैस का रिसाव होता है तो उसी कंपनी का यह परम दायित्व है कि सभी के मुआवजे, सभी के लिए भुगतान की क्या की जाए? व्यवस्था। कौन से वाद में? तो याद रखें, ठीक है, कौन से वाद में? तो एमसी मेहता वाद। और इसे क्या कहा जाता है? तो ओलियम गैस लीक कहा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये नाम से ही पता चल जा रहा है। एपी प्रदूषण, आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम एमवी नायडू की अगर बात करें तो यह केस जो है, ठीक है, हल्के रूप से निकाले गए तेलों, ठीक, हल्के रूप से निकाले गए तेलों और साथ ही साथ जो है, ठीक, ऐसे, ठीक, वनस्पति घी से संबंधित जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक, उससे जुड़ा हुआ है। कौन सा? एपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम एमबी नायडू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जरा।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों को कौन से मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा था? किसकी बात कर रहा है? एनएसए 1980। किसकी बात कर रहा है? एनएसए 1980, जो कि निवारक निरोध कानून की एक व्याख्या करता है। ठीक है, किसकी व्याख्या करता है? निवारक निरोध कानून की एक व्याख्या करता है। तो याद रखिए, पूछा है कि कौन से मामले में, तो इसका जवाब क्या हो जाए? ए.के. राय बनाम भारत संघ। कौन सा? ए.के. राय बनाम भारत संघ में कहा कि एक जो राष्ट्रीय एनएसए के 1980 के प्रावधान हैं वो संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं और ये उसी तरह से बरकरार रहेंगे। और चूंकि 5 जजों की बेंच ने दिया था, इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये संवैधानिक मामला रहा होगा। ठीक, कैसा मामला? संवैधानिक मामला रहा होगा। इसी प्रकार से एक मामला यहाँ लिखा है खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य। क्या लिखा हुआ है? खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य। तो कहा कि ऐसे प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ऐसे प्रावधान जो संवैधानिक यानी कि पहले से प्रासंगिक हैं कि पुलिस आदतन अपराधी या अपराध की संभावना वाले व्यक्तियों से जो घरेलू मुलाकात करती है उसे असंवैधानिक, कौन से मामले में किया गया? खड़क सिंह। लेकिन इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाए? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाए ए.के. राय बनाम भारत संघ। कौन सा मामला हो जाए? ए.के. राय बनाम भारत संघ। एनएसए 1980 के प्रावधानों को लागू रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इग्नोरेंटिया ज्यूरस नॉन एग्जीक्यूरेट, ये शब्द कहां से आया है? तो ये सिद्धांत है रोमन सिद्धांत। कैसा सिद्धांत है? रोमन सिद्धांत है। तात्पर्य क्या है कि आप कभी कोर्ट में कहने जाओ कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये करने पर, यानी कि ये काम करने पर ये अपराध की श्रेणी में आएगा। तात्पर्य क्या है कि कानून की अज्ञानता होने के कारण आपको माफी नहीं मिलेगी, कि आपको कानून पता ही नहीं था। आप हेलमेट पहन के ना जाओ और कहो कि हेलमेट पहनना हमें पता ही नहीं था कि हेलमेट नहीं पहनेंगे तो यह अपराध होगा। ठीक, क्यों मुझ पे फाइन लगा दिया? तो कोर्ट कहता है, ठीक है, कि इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट, इसका मतलब क्या है कि अगर कानून की अज्ञानता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्षमा कर दिया जाए। तो कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। जवाब क्या हो गया? 4 का डी हो गया। अगला सवाल क्या कह रहा है? 1997 में MC मेहता, देखिए 86-87 में भी थे, 97 में भी आ गए। मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रकार कौन सा निर्णय दिया था? किसकी बात कर रहा है? तो MC मेहता की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्षेत्र था तमिलनाडु का शिवकाशी। कौन सा क्षेत्र था? शिवकाशी एक क्षेत्र था। शिवकाशी क्षेत्र में बहुत सारे पटाखे की कंपनियां स्थापित की गई थी। उन कंपनियों में काम करने वाले छोटे छोटे बच्चे थे। तो उसी से संबंधित केस पर्यावरणविद MC मेहता लेकर जाते हैं तमिलनाडु कोर्ट में, यानी तमिलनाडु राज्य सरकार के खिलाफ, कि ये जो बच्चे काम कर रहे हैं यह अनुच्छेद 23-24, जिसमें हम अनुच्छेद 24 को जानते हैं जो कि जुड़ा है किससे? बाल श्रम से, उसका उल्लंघन है। 19 का उल्लंघन है, 14 का उल्लंघन है। ठीक है, और इस तरह से किसको, इसी वाद को हम किस रूप में जानते हैं? तो अगर पूछेगा बाल श्रम से जुड़ा हुआ प्रमुख वाद बताइए, ठीक, तो आपको बताना है MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बाल श्रम रोकने के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए। कौन से अनुच्छेद से जुड़ा है? तो अनुच्छेद 24, जो कि बाल श्रम की बात करता है। किसकी बात करता है? बाल श्रम की बात करता है। ठीक है, चलिए जरा अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से मामले में कहा कि अदालत का प्रयास न्यायिक निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों के दायरे और पहुंच के अर्थ और महत्व को कम करने का नहीं बल्कि उसको बढ़ावा देने का होना चाहिए? ठीक है, पूछ रहा है कौन से मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मौलिक अधिकारों के दायरे और पहुंच के अर्थ और महत्व को कम करने का नहीं बल्कि उसके महत्व को बढ़ावा देना होना चाहिए। तात्पर्य क्या था? तो जैसा कि अनुच्छेद 21 में लिखा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिखा हुआ है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यहां पर ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से यहां तात्पर्य यह है, ठीक है, इस बात को समझें कि व्यक्ति का प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता में ठीक कोई भी किसी प्रकार की अड़चन आनी नहीं चाहिए। अर्थात जो है मनमानी को रोकने के लिए, एक शब्द क्या है याद रखना है? मनमानी को रोकने के लिए। मनमानी को रोकने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? ठीक, अनुच्छेद 21, और इसी के माध्यम से 21 का दायरा बढ़ा दिया गया। तो पहली बात तो पूछेगा कि कौन सा वाद है? तो वाद था कौन सा? मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ। जैसा कि जानते हैं जुलाई 1977 में मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था।
ठीक है। इस कारण से वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में एक प्रमुख निर्णय दिया जिसने बहुत सारे पुराने निर्णयों को बदल दिया और अनुच्छेद 21 के दायरे को भी बढ़ा दिया। बाकी आप जानते हैं विदेश जाने का अधिकार 19 और 21 दोनों में जुड़ा, जिसका एक प्रमुख वाद कौन सा? मेनका गांधीवाद रहा। कौन सा? मेनका गांधीवाद रहा। वैसे इसके पहले इसी तरह का एक मामला ए.के. गोपालन केस में हुआ था। ए.के. गोपालन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, कि यह कह सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संकुचित व्याख्या किसमें की गई? तो किसमें किया गया? ए.के. गोपालन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। ठीक, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में सिर्फ कानून यानी कि संसद किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकती है, इसमें सीमित किया था। इसमें क्या कर दिया? लिमिट कर दिया व्यक्तिगत स्वतंत्रता को और इसमें बढ़ा दिया। इसलिए जवाब क्या हो जाएगा? मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ। क्या हो जाएगा? मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ हो जाएगा। बाकी आप वामन राव का केस जानते हैं, किससे जुड़ा है? मूल ढांचे से जुड़ा हुआ है। मूल ढांचे को पुनः स्थापित किया गया था 1981 के समय में। कौन सा मामला? वामन राव का मामला हो जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन से मामले में दंडनीय अपराध की त्वरित सुनवाई का अधिकार? बहुत ही चर्चित केस है, अब अंदाजा खुद ही लगा सकते हो कौन इसमें चर्चित केस है इन चारों में। अनुच्छेद 21 के स्पष्ट व्यापकता और सामग्री में निहित माना गया था। तो केस बिहार से है, पीआईएल की शुरुआत मानी जाती है। कौन सा केस? हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य। ठीक है, कौन सा? याद रखिए, निःशुल्क पीआईएल की भी बात हुसैन आरा से जुड़ा है, पीआईएल का प्रारंभ भी इसी से जुड़ा हुआ है। और त्वरित न्याय, दंडनीय अपराध की त्वरित सुनवाई भी किससे जुड़ा है? तो हुसैन आरा खातून से जुड़ा हुआ है। चलें अगला सवाल। मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत इद्दत की अवधि से परे भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है। इसे किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था? ठीक है, तो एक प्रमुख वाद रहा मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ था, जिसमें एक महिला जिनका नाम शाहबानो था, जिनके पति का नाम मोहम्मद अहमद खान था। हाल ही में एक फिल्म आई थी, ठीक है, एक हीरो हैं जिनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, शायद इमरान हाशमी। ठीक है, वो हीरो हैं। ठीक है, फिल्म का नाम हक। इस हक फिल्म में इसी का पूरा ब्यौरा दिखाया गया है कि शाहबानो अपने पति के खिलाफ केस लड़ती हैं और केस में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता है कि मुस्लिम महिलाओं को भी हिंदू महिलाओं के तहत एलिमोनी की राशि और भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का अधिकार है, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नियमों से क्या था? थोड़ा सा इतर था। इस वजह से देश में बहुत ज़्यादा विवाद गहरा गया और अंततः तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस निर्णय को ही बदल दिया। यानी कि कोर्ट में तो शाहबानो जीत गई, पर इस देश की संसद ने उन्हें जीतने नहीं दिया। ठीक है, कौन से मामले में? तो याद रखिए, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो का केस, जो ये कहता है कि इद्दत की अवधि के बाद भी, ठीक है, उस मुस्लिम महिला ने अगर दूसरा विवाह नहीं किया है तो उनको भरण पोषण का पूरा अधिकार प्राप्त है। कौन से मामले में? मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम का मामला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी संसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है, जिसे न्यूनतम 2 वर्ष कारावास की सजा दी गई है, वह तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा? बहुत चर्चित केस रहा। कौन सा? लिली थॉमस। कौन सा? लिली थॉमस। तो लिली थॉमस के वकील थे कौन? प्रसिद्ध, ठीक है, संविधानविद फली एस नरीमन। उन्होंने कोर्ट में राजनीति के अपराधीकरण का मामला उठाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में, यानी ये मामला कौन से वर्ष का है? 2013 में निर्णय सुनाया कि जिस भी सदस्य को, लोकसभा या विधानसभा का है, यदि उसे 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त, और सजा समाप्त होने के भी 6 वर्षों तक वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। और इसका पहला प्रभाव जिस आदमी पे पड़ा वो व्यक्ति कौन रहे? लालू प्रसाद यादव रहे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि लिली थॉमस केस का पहला प्रभाव, यानी सबसे पहली सदस्यता किसकी गई? तो लालू प्रसाद यादव की गई थी। कौन से केस में? लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के मामले में। बाकी सरला मुदगल यहां लिखा हुआ, आगे फिर प्रश्न आएगा, लेकिन यहां भी बता देता हूं। सरला मुदगल का मामला क्या था कि मान लेते हैं कि हिंदू विवाहित पुरुष है, एक हिंदू विवाहित पुरुष है, ठीक है, वह इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है, तो क्या उसे दूसरी शादी का अधिकार मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो कोर्ट ने स्पष्ट किया सरला मुदगल बनाम भारत सरकार वाले मामले में
में कि यदि आपने हिंदू रहते हुए भी यदि एक विवाह किया है और मुस्लिम रहते हुए दूसरा विवाह कर रहे हैं, तो जब तक पहले विवाह भंग नहीं होगा अर्थात तलाक नहीं हो जाएगा, दूसरा विवाह की आपको अनुमति नहीं मिल जाएगी। कौन से मामले में? तो सरला मुदगल। इंदिरा साहनी का मामला ओबीसी को 27% आरक्षण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अलग अलग देखिए, एक प्रश्न में 3-3 वाद हमारे हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं के सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे पर चर्चा की? तो एक मंदिर है जिसका नाम है सबरीमाला मंदिर। क्या नाम है? सबरीमाला मंदिर, जो कि काफी चर्चा में रहा। कहां पे है ये मंदिर? तो केरल राज्य में है। तो मामला भी कहां का होगा? केरल का होगा। कोई मामला दिख रहा है? तो सर दिख रहा है, भारतीय युवा वकीलों का संघ यानी इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य, जो कि मामला था 2006 में एक पीआईएल दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और ये कहा गया कि यह तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है, अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन हो रहा है कि मासिक धर्म के आधार पर, कुरीतियों के आधार पर हम महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। तब बाद में इसी मामले में ऐतिहासिक निर्णय आया और सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को भी प्रवेश मिला। सबरीमाला मंदिर का एक नियम होता था कि जो ठीक है 10 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाएं जिन्हें ठीक है मासिक धर्म आता है, उनका बहिष्कार यानी कि उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। हालांकि ठीक है अब यह प्रवेश मिल चुका है। ठीक, यह कौन सा मामला था? भारतीय युवा वकीलों का संघ यानी इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य का मामला था। ठीक है, चलिए बाकी नाच फाउंडेशन यहां लिखा हुआ है। नाच फाउंडेशन के मामले में 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 377 यानी समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। ठीक है, आगे अभी चर्चा में फिर आ जाएगा नवतेज सिंह जौहर वाले में। अगला देखते हैं, किस विवादित मामले में सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषता है और 9वीं अनुसूची में एक ऐसा अधिनियम सम्मिलित करना जिसे या जिसके हिस्से को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक माना है, संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? तो संविधान की मूल संरचना की बात कर रहा है। तो हमें पता है कि ये बुनियादी ढांचा वाला ठीक है मामला कौन से वाद में आया था? तो केशवानंद भारती में आया था। किस में आया था? केशवानंद भारती वाले वाद में आया था बुनियादी ढांचा वाला ठीक है विवाद। ठीक, तो आगे चल के IRA कोल्हो, कौन सा? IR कोयलो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बुनियादी ढांचा यानी कि आपको अगर संशोधन का अधिकार मिला है और आप कहो कि 9वीं अनुसूची में डाल देंगे तो न्यायिक समीक्षा ही नहीं होगी, तो न्यायिक समीक्षा भी संविधान का क्या है? ठीक है, विशेष ढांचा यानी बुनियादी ढांचा में आता है। कौन से मामले में? IR कोयलो बनाम IR कोयलो बनाम ठीक है कौन सा? तो याद रखिएगा एक केरल राज्य का मामला। केशवानंद भारती आप जान ही रहे हो, बुनियादी ढांचा से जुड़ा हुआ है। मेनका गांधी अनुच्छेद 21 ये किससे जुड़ा है? बुनियादी ढांचे। ये किससे हो गया? न्यायिक समीक्षा से हो गया। सारा केस देखते चल रहे हैं, न्यायिक समीक्षा हो गया, ये किससे हो गया? बुनियादी ढांचा से हो गया। ठीक है, मेनका गांधी अनुच्छेद 21 से हो गया था। और ये क्या लिखा है? कॉमन काज बनाम भारत संघ, ये भी एक प्रसिद्ध वाद है। 2018 में किससे जुड़ा था? तो पैसिव यूथेनेशिया से। किससे जुड़ा था? पैसिव यूथेनेशिया से जुड़ा हुआ ठीक है, यूथेनेशिया से जुड़ा हुआ वाद या निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कौन से जुड़ा है? कॉमन काज बनाम भारत सरकार का मामला। ठीक है, जो कि प्रमुख रूप से शाहबाग ठीक है याद रखिए प्रमुख रूप से ठीक अरोड़ा शानबाग के मामले से प्रभावित था। अगला अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले प्रथम बार अनुच्छेद 226 की, तो 32 में भी रिट है। याद रखिए रिट कितने प्रकार का? सर 5 प्रकार का। 226 में भी रिट है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है कि ये हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है और ये किससे जुड़ा हुआ है? तो सर्वोच्च न्यायालय से। तो कह रहा है कि 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले क्या 226 के तहत हाई कोर्ट जाना है? तो कोर्ट ने कहा रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में कि रिट के मामले में आपको पूर्णता का अधिकार है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये आपको अधिकार दिया। कौन सा मामला? रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। कौन सा मामला है? रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। ठीक है, ये दोनों तो हो चुके हैं। आरसी कूपर वाला मामला की अगर बात करें तो ये किससे जुड़ा है? बैंकों के राष्ट्रीयकरण से। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जुड़ा हुआ है। तो 1969 में हमको पता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। 1970 का यह मामला रहा। आरसी कूपर कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में कहते हैं ये तो हमारे संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 19(1) का F का भी उल्लंघन है। ठीक है, तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण असंवैधानिक है।
कैसा है, असंवैधानिक है। हालांकि बाद में इंदिरा जी की सरकार ने 24वां, 25वां, 26वां, 27वां संशोधन करके, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ही बदल दिया। किससे जुड़ा है आरसी कूपर? बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संवैधानिकता से। और ये वाला मामला किससे जुड़ा? रोमेश थापर से। एडीएम जबलपुर बनाम, ठीक है, शिवाकांत शुक्ला भी आगे चर्चा में आ जाएगा। एक गोपालन वाला कर ही लिया गया है। तत्कालिक न्याय का अधिकार, थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है, कि ठीक, आपराधिक कार्रवाई के लिए दंडात्मक सुनवाई, ठीक है, दंडात्मक कार्रवाई के लिए आपराधिक सुनवाई की अगर बात करें, उसका भी अधिकार, त्वरित न्यायिक तत्कालिक न्याय का अधिकार और निःशुल्क पीआईएल का अधिकार, सब एक ही मामला है। होशनारा खातून बनाम बिहार राज्य का मामला। ठीक, चलिए अगला, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि सत्ताधारी दलों को सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों में राजनीतिक नेताओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीरों का, ठीक है, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ठीक है, ठीक, क्या कि जो सरकारी पार्टियां होती हैं या सत्ताधारी दल हैं, कोई विज्ञापन निकाल रहे हैं तो उस विज्ञापन में या तो राष्ट्रपति का फोटो हो सकता है, या तो राज्यपाल का हो सकता है, या तो संबंधित विभाग के मंत्री का हो सकता है। ये नहीं कि किसी भी अपने नेता का लगा दे रहे हैं। ठीक है, इस पे रोक के लिए कौन सा मामला? तो वही कॉमन काज वाले मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था। कौन से मामले में? कॉमन काज वाले मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? निर्णय दिया था, ठीक है, कि सत्ताधारी दल द्वारा प्रायोजित, यानी कि सरकार द्वारा प्रायोजित कोई भी विज्ञापन है तो उसमें किसी सत्ताधारी दल के नेता का फोटो नहीं लगना चाहिए। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के किसी भी मामले में समझौते का विचार अवैध है? बिल्कुल अवैध है। ठीक है, जब बलात्कार या बलात्कार का प्रयास किया जा रहा है तो उसमें समझौता तो एक तरह से पीड़ा को और बढ़ावा देना होता है। तो कौन सा मामला रहा था? मध्य प्रदेश बनाम मदन लाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास में किसी भी प्रकार की मध्यस्थता की जा रही है, समझौता किया जा रहा है, तो बिल्कुल भी अवैध होगा और संवैधानिक होगा। खारिज कर दिया था। किस मामले में? मध्य प्रदेश बनाम, ठीक है, मदन लाल का मामला। इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका मामले को ऐतिहासिक माना जाता है। जैसा कि हमें पता है कि 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई और ओबीसी को कितना % आरक्षण दिया? 27% आरक्षण दिया। इस आरक्षण की संवैधानिकता के लिए इंदिरा साहनी मामला पीआईएल के रूप में पहुंचा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया है कि माना है कि इस देश में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिलना गलत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था? तो याद रखें, पहले नाज फाउंडेशन, कौन सा? नाज फाउंडेशन वाले मामले में, नाज फाउंडेशन जो कि 2009 का मामला था, इस वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि समलैंगिकता अपराध की श्रेणी में नहीं है, 377 को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 2013 में, ठीक है, कौशल कमल के वाले मामले, सुरेश कौशल वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक, कि समलैंगिकता अपराध की श्रेणी में है। लेकिन बाद में, ठीक है, एक मामला हुआ नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। कौन सा? नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। और नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ ने सुप्रीम कोर्ट ने और ज्यादा स्पष्ट किया और कहा कि 377 जो है यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, अतः इसे असंवैधानिक यानी खारिज कर दिया जाए। तात्पर्य यह है कि यह सामान्य लोगों पर लागू नहीं होगा, समलैंगिकता अपराध नहीं है। यह कब अपराध होगा? जब पशुवत या बिना सहमति के किसी के साथ इस प्रकार का संबंध स्थापित किया जाता है जो अप्राकृतिक हो, तब जाके वो क्या होगा? असंवैधानिक, यानी कि तब उस मामले में 377 लागू होगा। ठीक, कौन सा मामला? विशाखा वाला मामला किससे जुड़ा है? तो कार्यस्थल पर यौन शोषण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलें। वह बहुचर्चित मुकदमा कौन जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी थी कि संविधान में संशोधन करने के संसद की शक्तियां स्वयं संविधान द्वारा ही सीमित कर दी गई हैं? कौन से अनुच्छेद के तहत? 368 के तहत। अतएव संसद द्वारा इस सीमित शक्ति का उपयोग करके अपने आप को असीमित शक्तियां नहीं दे सकता है। कहा कि आपने, ठीक है, इस बात को समझिए कि आपको अधिकार मिला है संशोधन का, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि संशोधन की कोई सीमा नहीं है। संशोधन की सीमा है। केशवानंद भारती में संशोधन का अधिकार
मिला था, लेकिन मिनर्वा मिल्स में ठीक है इसमें क्या लगा दिया गया, लिमिट लगा दिया गया, यानी कि सीमा बना दी गई कि कहां तक ठीक आप संशोधन कर सकते हैं, मतलब बुनियादी ढांचों का ठीक है किसी भी प्रकार से उल्लंघन होना नहीं चाहिए। ये संसद ने खुद ही, संविधान ने खुद ही अपने ऊपर सीमा लगाया हुआ है कि कहां तक आप संशोधन कर सकते हैं, कहां तक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला, के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय किसके संबंध में, तो उन्होंने माना कि के रामकृष्णन ने यह बात रखी ठीक कि अगर हम बाहर घूम रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों पे हैं, तो वहां में स्वच्छ वायु का अधिकार है, तो स्वच्छ वायु का अधिकार है तो धूम्रपान करने से वायु स्वच्छ तो रहेगी ही नहीं, यानी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो किसमें शामिल हुआ, अनुच्छेद 21 में भी, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में यह शामिल है। ठीक है कि आपको एक सार्वजनिक स्थान पे धूम्रपान न करने का अधिकार ठीक है ये मिलना प्राप्त होना चाहिए। किससे जुड़ा है, बी वाला ऑप्शन हो जाए। ठीक है, 21 का उल्लंघन माना गया। किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि कोई भी अविवाहित मां बच्चे के पिता को बिना सूचित किए और पिता का परिचय बिना दिए बच्चे की एकमात्र अभिभावक बनने का आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। महिला सशक्तिकरण में एक प्रमुख कदम रहा कि यदि आप ठीक है बिना विवाह के ही अगर ठीक है आपने गोद लिया है या बेबी पैदा किया है, तो इस आधार पर आपके बच्चे को अवैध नहीं घोषित किया जाएगा, आप खुद ही अभिभावक के रूप में, बिना पिता के अभिभावक के रूप में दर्ज हो सकती हैं। कौन सा मामला है, ABC बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी कि एनसीटी, एबीसी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की बात किया। कौन से मामले में, कहा कि बिना पिता के होते हुए, बिना पिता का नाम बताए हुए आप अकेले अभिभावक बन सकती हैं। न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी एक प्रमुख बात था, किससे जुड़ा हुआ है, निजता का अधिकार से। किससे, निजता, क्या व्यक्तियों की निजता का अधिकार। इसके पहले ADM जबलपुर वाला मामला जो था उसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना गया था। ADM जबलपुर में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना नहीं गया था। साथ ही साथ खड़क सिंह बनाम यूपी मामला, यानी इसके पहले 2 मामले और कौन हो चुके थे ऐसा, एक खड़क सिंह का मामला 1962 का और एक ADM जबलपुर का मामला, ADM जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला का मामला 1976। इन दोनों में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना गया था। लेकिन 2017 में, कब, 2017 में एक जस्टिस JS खेहर के नेतृत्व वाली सिख संवैधानिक पीठ ने यह निर्णय दिया कि व्यक्तियों की निजता का अधिकार क्या है, आपका मौलिक अधिकार है। चलिए अगला सवाल, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने, थोड़ी देर पहले इसको बता चुका हूं, जरा देखिए, यह माना कि पहली शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। ठीक, जैसा कि मामला पहुंचा था कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति है, ठीक, वह बाद में विवाहित भी हो चुका है, बाद में इस्लाम स्वीकार कर लिया और इस्लाम में जाके दूसरा विवाह कर लिया, क्योंकि इस्लाम में तो ये मना नहीं है, तो क्या पहली वाली शादी को क्या होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना पहली शादी के भंग किए दूसरा विवाह करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में ठीक है यह असंवैधानिक होगा, अर्थात दूसरा विवाह नहीं कर सकता। अगर कर लिया है ठीक है उनको तो जेल, पुरुष को जेल जाना पड़ेगा, जो महिला रह जाएगी या अगर 22 वर्ष की बात कर लें ठीक है वह विवाह अमान्य, क्योंकि विवाह तो हो गया ना, तो किसी का जीवन तो बर्बाद नहीं करेंगे, तो वह विवाह अमान्य नहीं होगा, लेकिन सजा मिलेगी पुरुष को। ठीक है, सरला मुदगल बनाम भारत संघ का मामला, अपकृत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्ण दायित्व नियम के सिद्धांत। पूर्ण दायित्व कौन सा मामला है, ओलियम गैस लीक, थोड़ी देर पहले ही बताया हूं, ओलियम गैस लीक कौन सा मामला, MC मेहता का मामला। ठीक है, MC मेहता का मामला पूर्ण दायित्व से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा था जिसमें सरकारी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को मृत घोषित कर दिया था। उसे अपनी मृत्यु के बारे में तब पता चला जब वह बैंक में एक ऋण अनुमोदन के लिए गया। यह मुकदमा उसके अपने अस्तित्व, तो आजमगढ़ के रहने वाले लाल बिहारी जी ठीक है 1975 से 1994 तक यह मुकदमा लड़े और यह ऐतिहासिक मुकदमा रहा, क्योंकि जब कोर्ट में जाते थे ठीक है तो यह घोषणा होती थी, जैसे अर्दली घोषणा करते कि मृतक लाल बिहारी हाजिर। अब देखिए इस देश का एक कागजों में व्यक्ति मृत्यु है, सामने जीवित है, लेकिन फिर भी यह मानने में कितना 19 साल लग गए, 20 साल लग गए कि लाल बिहारी जी जिंदा हैं। एक फिल्म भी आई थी कागज नाम से, जिसमें पंकज त्रिपाठी जी ने यह किरदार निभाया भी था, वो भी इसी से जुड़ा है, लाल बिहारी केस, जो कि आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से संबंधित था। इसको मृतक हाजिर हो केस भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, मृतक हाजिर हो केस भी कहा जाता है,
मृतक हाजिर हो वाद किसको कहा जाता है? लाल बिहारी मुकदमा 1975 से 94 तक चला था। अगला, तलाक ए बिद्दत, 13 तलाक की प्रथा को किस मामले में अलग रखा गया? यानी कि जैसा कि आप जानते हैं 13 तलाक अब असंवैधानिक यानी तलाक ए बिद्दत असंवैधानिक हो गया है। कौन से मामले में? सायरा बानो बनाम भारत संघ का मामला 2017 से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड की रहने वाली सायरा बानो थी। कौन सी जनहित याचिका निशुल्क? ये भी आ चुका है, थोड़ी देर पहले ही करवा चुका हूं, उत्तर आप तुरंत बता दोगे कौन सा? हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। ठीक है, त्वरित न्याय, त्वरित सुनवाई, निशुल्क पीआईएल, ये सब किससे जुड़ा है? हुसैन आरा खातून से जुड़ा हुआ है। परम दायित्व की अवधारणा, ये भी करवा चुका हूं, किस मामले में? एमसी मेहता बनाम भारत संघ का मामला हो जाए। अगला सवाल, उद्देशिका को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। तो उत्तर खैर इसमें लिख गया है, लेकिन जवाब यही याद रखिएगा, पूछेगा कौन से मामले में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान का अंग माना था। इसके पीछे वाले कई सारे मामले रहे, चाहे गोलकनाथ वाला मामला रहा, ठीक है, चाहे सज्जन सिंह वाला मामला रहा, उस मामलों में नहीं माना था। कब मान लिया? 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना, ठीक है, कि उद्देशिका भारतीय संविधान का क्या है? अंग है। ठीक, किस वाद में अवधारित किया गया? कोई भी पंजीकृत सोसाइटी और राजनीतिक स्वैच्छिक संघ अनुच्छेद 32 के अधीन उपचार के लिए रिट फायर, यानी कि व्यक्ति तो कर ही सकता है, साथ ही साथ कोई अगर पंजीकृत रजिस्टर्ड सोसाइटी है या कोई राजनीतिक स्वैच्छिक संघ है वो भी रिट दायर कर सकते हैं। कौन से मामले में? तो डीएस नकारा बनाम भारत संघ के मामले में। क्या हो गया जवाब? डीएस नकारा बनाम भारत संघ का मामला हो जाए। संविधान अधिनियम, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिकता को किस मामले में बरकरार रखा गया था? तो शंकरी प्रसाद दी कोर्ट पहुंचते हैं और कोर्ट में वाद डालते हैं कि जाति के आधार पर दिया गया आरक्षण ये तो अवैध हो जाना चाहिए, अनुच्छेद 14 के तहत, 15 के तहत, 16 के तहत। ठीक है, तो ऐसे में प्रथम संविधान संशोधन में 15 का 4 लिख दिया गया और उसमें जाति के आधार पर आरक्षण, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की क्या की गई? बात की गई 15 के 4 में। किसमें? 15 के 4 में जाति के आधार पर आरक्षण, जो कि कौन से संविधान संशोधन से? पहले संविधान संशोधन से। कौन सा वाद है? श्री शंकरी प्रसाद देव बनाम भारत संघ का मामला। कौन सा? श्री शंकरी प्रसाद देव का बनाम भारत संघ का क्या है? ये मामला प्रमुख रूप से है, जिसमें न्यायिक समीक्षा, जैसा कि हम जानते हैं कि न्यायिक अगर कोई विषय 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था, ठीक है, इसी पहले संशोधन से जोड़ा गया था, तो उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, इसीलिए ठीक वह कोर्ट जाते। हालांकि कोर्ट भी इस मामले में अपने को ठीक है क्या पाया कि अब मैं भी यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि संसद ने ऐसा नियम बना दिया है। शंकरी प्रसाद देव बनाम भारत संघ का मामला। भारत में लोकहितवाद या जनहित याचिकाओं को सर्वविदित, ये तो आसान सा है। पीआईएल का जनक किसको कहा जाता है? जस्टिस पीएन भगवती को। और वैसे याद रखिएगा जस्टिस कृष्णा अय्यर, ये नाम याद रखिएगा, सबसे पहले इन्होंने ही बात किया था 1976 में। कौन से मामले में? मुंबई कामगार सभा। कौन सा मामला? मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई का मामला, ठीक, वर्सेस अब्दुल भाई के मामला। इसे ही सबसे पहले माना गया कि आधार रख दिया किसने? कृष्णा अय्यर ने। कौन से मामले में? मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई। और एक प्रमाणिक रूप दिया किसने? न्यायमूर्ति जस्टिस पीएन भगवती को हम मानते हैं, इसलिए पीआईएल का भारत में जनक। पीआईएल की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई थी। नियम कानून स्वेच्छाचारिता के विरोध में है। न्यायमूर्ति खन्ना ने यह कौन से वाद में कहा था? किसकी बात कर रहा है? न्यायमूर्ति खन्ना ने यह कौन से वाद में कहा था? ठीक, तो अगर हम बात करें, ठीक है, बड़ा ही चर्चित, ये कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय पे, न्याय व्यवस्था पे काला धब्बा का मामला रहा। ठीक है, कि आपातकाल के दौरान ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते समय 4-1 से निर्णय दिया कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 को निलंबित किया जा सकता है, अर्थात जीवन व प्राण, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता भी, ठीक है, आपकी सीमित नहीं रहे, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता भी मिलेगी नहीं। कौन से वाद में? ठीक है, आपातकाल के दौरान 4-1 का निर्णय रहा। ये किसका? 4-1 का निर्णय रहा था, जिसमें ठीक है एएन रे, इन जज का नाम, इस ठीक है मुख्य न्यायाधीश का नाम भारतीय न्यायपालिका में
काला धब्बा के तौर पे लिया जाता है। किसका? एएन रे का, जो कि इंदिरा जी को सपोर्ट कर रहे थे कैसे आपातकाल को आगे बढ़ाया जाए, आपातकाल को संवैधानिकता देने का प्रयास किया। और जो एक व्यक्ति हैं ये इसके विरोध में थे, HR खन्ना। HR खन्ना ने कहा था कि नियम कानून इसीलिए हैं ताकि स्वेच्छाचारिता को रोका जा सके, ठीक है, मूल अधिकार इसीलिए हैं ताकि राज्य को रोका जा सके। तो एक यह मामला से जुड़ा हुआ था ADM जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला का मामला, ADM जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला का मामला। और बाद में जैसा कि हम जानते भी हैं कि 44वां संविधान संशोधन से, ठीक है, यह निर्णय हो गया कि आपातकाल के दौरान 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे, ठीक है, निलंबित नहीं होंगे, ठीक। आपातकाल के दौरान कौन से 2 अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं? 20 और 21। जबकि AN रे ने, जो मुख्य न्यायाधीश थे, इन्हें ही काला धब्बा कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय पर। सामाजिक न्याय का संरक्षण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में दिया गया था? किसकी बात कर रहा है? सामाजिक न्याय का संरक्षण की बात कर रहा है। तो सामाजिक न्याय सबको प्राप्त होना चाहिए, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ के मामले में कहा था। अगला सवाल है, यह आसान सा है, आरक्षण का फायदा मलाईदार परत में उन्नत व्यक्तियों को नहीं दिया जाना चाहिए। इसी को हम कहते हैं क्रीमी लेयर। यानी कि इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघ के मामले से 27% आरक्षण की बात तो की गई, लेकिन यह कहा गया कि ओबीसी में आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो कि नॉन क्रीमी लेयर होंगे, यानी मलाईदार परत में नहीं रहते होंगे। यानी 6 लाख से ज्यादा आय वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। किस मामले में? इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघ का वाद है, 1993 से जुड़ा हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने कौन से मामले में, यह भी चर्चित केस रहा, 2013-14 का केस रहा, कि 66A क्या कहता था कि मुक्त भाषण, कहता है कि मुक्त भाषण का उल्लंघन, 66A के तहत आपकी अभिव्यक्ति पर रोक लगाया जा रहा था। तो मुक्त भाषण का उल्लंघन किसको माना गया? ठीक, तो 66A को, जो कि IT एक्ट 2000 की धारा है। और कौन सा मामला था? तो एक छात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय की, कौन? श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में। नेक्स्ट, के पन्नुस्वामी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु का वाद किससे संबंधित है? तो आप जानिए कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पूछेगा आपसे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कौन से वर्ष का है? तो 1988 का है, जिसके तहत लोक सेवक को रिश्वत लेने पर रोक लगने की बात। तो के पन्नुस्वामी का मामला किससे जुड़ा है? लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेने से जुड़ा है। इसलिए जरूरत पड़ती है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमों की, जो कि 1988 में आया था। अगला सवाल है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वैच्छित कार्यकारी के विरुद्ध उपलब्ध है, न कि स्वैच्छित वैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो इसे ही हम मानते हैं प्रथम न्याय। अब तक न्यायाधीश मामला कितना हो चुका है? 4 हो चुका, याद रखिएगा। चौथा न्यायाधीश मामला किससे जुड़ा हुआ था? तो NJAC से जुड़ा हुआ था, जिसके तहत जो है 99वां संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया था। ठीक, 99वां संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, ठीक, फिर से देख लेते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वैच्छित कार्यकारी के विरुद्ध उपलब्ध है, कि न कि स्वैच्छित वैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है? ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाए? AK गोपालन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जैसे कि AK गोपालन कौन थे? ठीक है, AK गोपालन की अगर बात किया जाए तो एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे। क्या थे? कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे, जिनको, ठीक है, दक्षिण की यानी कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। तब जो है, ठीक है, इन्होंने इस मामले को लेकर गए कि हमारे साथ तो, ठीक है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तब कोर्ट ने अपने हाथ खड़ा करके, उसके हाथ बंधे थे, ठीक है, इससे संविधान से। संविधान कहता था कि अनुच्छेद 21 कह रहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो यानी संसद ने यदि कोई कानून बनाया है तो ऐसे कानून को आपको मानना पड़ेगा। हम कब रोक सकते हैं? कि जब वह, ठीक है, क्या होगा? स्वैच्छित कार्रवाई यानी मनमानी कार्यवाही कार्यकारी की जाएगी, तभी हम इस पे रोक लगा पाएंगे, अदरवाइज रोक नहीं लगा पाएंगे। अगला, किस मामले में, ठीक है, सेम हो गया है। तो उद्देशिका को किस मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था? तो आप जान ही रहे हो, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 का यह मामला है। अगला सवाल,
कोविड के कारण मरने वाले के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए जून 2021 में रीपक कंसल, यहां उत्तर दे दिया गया है, याद रखिएगा, रीपक कंसल बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था, क्या किया था कि जो लोग भी अगर कोविड के कारण जिनकी मृत्यु हो रही है उनको अनिवार्य रूप से अनुदान प्राप्त करने का, यहां क्या लिखा है, प्रबंधन प्राधिकरण को दिशा निर्देश, क्या निर्देश दिया था, ठीक है, इनको क्या मिलना चाहिए, अनिवार्य रूप से अनुदान मिलना चाहिए। कौन से मामले में, रीपक कंसल बनाम भारत संघ के मामले में। चलिए अगला प्रश्न, मद्रास राज्य बनाम चंपकई दोराई राजन 1951 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला क्या सुनाया, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय के अनुसार जाति आधारित आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में तो ऐसा लिखा ही नहीं है, भारत के अनुसार 12 में भी नहीं लिखा है, 13 में भी नहीं लिखा है, ठीक, तो क्या लिखता है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय के अनुसार जाति आधारित आरक्षण, ठीक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 29(2) का क्या है, उल्लंघन है। किसका, अनुच्छेद 29(2) का क्या माना जा रहा है, उल्लंघन। वैसे हम जानते हैं कि इन मामलों से जुड़ा हुआ अनुच्छेद 14, 15, 16 भी जाति आधारित आरक्षण से, लेकिन अनुच्छेद 29 जो है, ठीक है, ठीक, यह बात करता है कि इसकी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से जुड़ा है कि अपनी लोगों को अपनी तरह का भाषा, लिपि, संस्कृत आदि बनाने का क्या मिलता है, अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। तो किससे जुड़ा हुआ है, ठीक, तो याद रखिएगा, ठीक है, इसका संबंध किससे है, ठीक, तो क्या हो जाए, अनुच्छेद 29 का 2, ठीक है, अनुच्छेद 29 का 2 हो जाए, ठीक, तो जवाब हो गया डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन, ठीक। ये कुछ प्रमुख हमारे क्या थे सवाल जो किससे जुड़े हुए थे, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके। बस इतना ही पढ़ लेना तो आपका, आप खुद भी देखोगे कि जब प्रैक्टिस सेट करोगे तो बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। अब जो पहले पूछे जा चुके हैं उन सबको एक साथ देख लेते हैं जरा, ठीक, तो याद रखें, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% की आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% का आरक्षण की संवैधानिक वैधता को कौन से मामले में, इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ और अन्य मामले में बरकरार रखा गया। तो एक प्रश्न तैयार हो गया। इंदिरा साहनी निर्णय बहुचर्चित जनहित याचिका के मामलों का ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि अदालत ने सरकारी नौकरियों में किसके आरक्षण को स्वीकार किया, ओबीसी के आरक्षण, ठीक है। अगला, वह मामला जिसमें निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ, तो याद रखिए कौन सा मामला, चंपकई दोरई राजन बनाम मद्रास राज्य, अभी सवाल भी किया गया था। चेब्रोलू लीला प्रसाद बनाम राव आंध्र प्रदेश राज्य में मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक संविधान पीठ ने क्या कहा, अप्रैल 2020 में कहा कि एक बार अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण प्रदान कर दिया गया तो अनुच्छेद 16(1) के तहत ऐसी भी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी एक बार आरक्षण मिल गया है आपको तो 16(1) के अनुसार, ठीक है, आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्य प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, समानता के कानून नहीं लाए जाएंगे। मद्रास बनाम चंपकई दोरई राजन का मामला किससे जुड़ा है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही अंतिम सवाल 40वां किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जाति आधारित आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन है। इसके प्रभाव को दूर करने के लिए क्या जोड़ा गया था, तो 15 का 4 जोड़ दिया गया था पहले संविधान संशोधन से। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला क्या है, यह भी पहले संशोधन से जुड़ा हुआ है, संवैधानिक वैधता को बरकरार, कि जो पहला संशोधन किया गया था वो गलत संशोधन नहीं है, ठीक। बेरूबाड़ी का संघ का मामला, ठीक, कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, कौन से मामले में, बेरूबाड़ी मामले में। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य का मामला क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि अनिवार्य नार्को विश्लेषण की व्यवस्था किसका उल्लंघन है, तो 20(3) के तहत आप, ठीक, नार्को टेस्ट नहीं करवा सकते हैं, डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं पर नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं करवा सकते हैं। अरोड़ा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ, ये भी थोड़ी देर पहले बताएं, पैसी यूथेनेसिया से जुड़ा है, किससे, भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु वाला मामला क्या है, अरोड़ा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ। वामन राव बनाम भारत संघ का मामला क्या है, 31A, 31B और 31C की संवैधानिकता को चुनौती दी गई, यानी कि संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ था। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मृत्यु दंड केवल विरले में से विरले, यानी कि रेयर टू रेयरेस्ट, यानी कि जघन्यतम अपराध किया जाए तभी मिलना चाहिए क्या, ठीक है, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। IR कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला कि न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषता है और 9वीं अनुसूची में शामिल करके आप न्यायिक समीक्षा से बच नहीं जा सकते हो, ठीक है। यह कौन से मामले में, IR कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य में। केदारनाथ सिंह का मामला क्या है, बिहार राज्य वाले,
कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बीएनएस आ चुका है, ठीक है, धारा 148 के तहत। अब पहले किसमें था? 124 का ए में, अब किसमें है? बीएनएस में 148 में शामिल हो चुका है। अगला, बिनाय विश्वम बनाम भारत संघ का मामला। आयकर अधिनियम की धारा 139AA की वैधता को चुनौती दी गई थी, जो कि पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य बनाती। उससे यानी पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य वाला कौन सा मामला है? तो बिनाय विश्वम बनाम भारत संघ का। श्रेया सिंघल आपको बताया ही कि आईटी एक्ट का किसको निरस्त कर दिया गया? 66A को असंवैधानिक कर दिया गया। ठीक। अगला, जबरन मजदूरी से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना भी जबरन मजदूरी और किसका उल्लंघन माना जाएगा? 23 का माना जाएगा। कौन से मामले में? पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ के मामले में। ठीक है। अगला, उच्चतम न्यायालय ने यह राय दिया, अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि खनन उद्देश्यों के लिए आदिवासियों की जमीन लेना, ठीक है, अनुसूची 5 का उल्लंघन। कौन सा मामला? समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का मामला। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का मामला। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से प्रत्येक जिले में क्या बनवाने के लिए? बाल अनुकूल अदालत बनवाई जाए और अति संवेदनशील गवाह अदालतों की स्थापना पर गंभीरता से विचार करने, यानी कि हर हाईकोर्ट को आदेश दिया कि बच्चों के लिए और संवेदनशील गवाहों के लिए अदालत अलग से बनाई जाए। कौन सा? संपूर्ण बेहरुआ बनाम भारत संघ के माध्यम से। ठीक है। आगे देखें, अपने निवासियों के लिए को सुविधा प्रदान करते हेतु कार्य करने के लिए धन की कमी को नगर पालिका की याचिका खारिज कर दी गई। रतलाम नगर पारिषद बनाम श्री वर्धीचंद, यानी कोई नगर पालिका ये नहीं कह सकता कि हम सुविधा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। ठीक है। कौन सा मामला? रतलाम नगर परिषद बनाम श्री वर्धीचंद और अन्य के मामले में। ठीक। खतरनाक व्यवसाय बाल श्रम से जुड़ा हुआ वाद कौन सा है? एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य का वाद है। ठीक है, ये भी करवा चुका हूं। गंगा नदी में प्रदूषण, जहां प्रदूषण है वहां पर किसका नाम आ जाता है? एमसी मेहता बनाम भारत संघ का मामला आ जाता है। ठीक। सार्वजनिक न्याय सिद्धांत यानी पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को कब लागू किया गया था? तो फिर से वही एमसी मेहता बनाम कमलनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था। ठीक है, कि कठोर दायित्व, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और प्रदूषक भुगतान के सिद्धांत औद्योगिक इकाइयों द्वारा, ठीक, वही पूर्ण दायित्व वाला सिद्धांत किसकी बात करता है? परम दायित्व। किसकी बात करता है? परम दायित्व का बात करता है। ठीक है। इंडियन काउंसिल फॉर, क्या है ये मामला नीचे वाला? ठीक है, कि इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ का मामला हो जाए। ठीक। अगला, फहीमा सिरीन बनाम केरल राज्य का मामला किससे जुड़ा है? अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार के हिस्से के रूप में इंटरनेट के उपयोग के अधिकार को नया जुड़ा है। इंटरनेट का उपयोग आपका कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। कौन से मामले में? फहीमा सिरीन बनाम केरल राज्य। फहीमा सिरीन बनाम केरल राज्य के मामले में। AK गोपालन, ये तो बता ही चुका हूं आपको कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वैच्छित कार्रवाई के विरुद्ध है, न कि स्वैच्छित वैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध है। ठीक है, याद रखिए इसको भी। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ का मामला क्या है? ठीक, कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि, यानी जो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टरी से जुड़े हैं, उनका सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके घायल नागरिक को तुरंत इलाज मिलना चाहिए। ठीक है, ये आपका मौलिक अधिकार भी अब हो चुका है। के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य का मामला 1999 से जुड़ा है, जिसको किसमें माना गया? सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के प्रतिबंध किससे जुड़ा हुआ है? KS पुट्टास्वामी केस किससे जुड़ा है? निजता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ओल्गा टेलिस का मामला किससे? फुटपाथ पर रहने वाले, ये भी पूछा गया है। ठीक है, फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के अधिकार से जुड़ा हुआ है। आजीविका के अधिकार में फुटपाथ का अधिकार भी आ जाता है। ठीक, तो ये कुछ आपके प्रमुख सवाल और प्रमुख वाद रहे जो किससे जुड़े हैं? मूल विधि से। इतना पढ़ के जाइए, मूल विधि वाली पुरानी क्लास देख के जाइए। इसके अतिरिक्त अन्य जो क्लासेस हम लेंगे उन क्लासेस को देखिए, फिर देखिएगा आपके 40 में से 32 प्लस ना आए तो कहिए। ठीक है, 32 प्लस ले आना है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं 40 में आप 40 ला पाओगे, GS से आसान थोड़ी ना होता, लेकिन 32 प्लस, ठीक है, आपके आएंगे। बस आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ये संपूर्ण PDF, ठीक है,
आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका ठीक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। बाकी आप हमारे सर्च भी कर लेंगे उमंग क्लासेस जीकेपी के नाम से, ठीक है, तब भी आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप। उससे भी जुड़िए और सबको जोड़िए, जितने भी आपके मित्र बंधु हित रिश्तेदार हैं, ठीक है, सबको जोड़िए, क्योंकि मेहनत आपकी है, सफलता आपकी है, ठीक है। मेहनत आप ही को करनी है और तब तक करनी है जब तक सफल न हो जाए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।